कह रहे हैं, मैं अनुज यात्री जी आपसे पूछ लेती हूँ, वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को ये क्यों तानाशाही नजर आती है, क्योंकि ऐसे निर्विरोध तो पहले कई बार चुने गए और आपके बड़े शीर्ष नेता चुने गए। कांग्रेस ने वहां पर अगर हार गई वो सीट, और वो है कहाँ आपके प्रत्याशी, वो कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो कहाँ चले गए, वहां क्या सेटिंग हो रही है नहीं हो रही है, इस पर कोई ध्यान नहीं पार्टी का? नहीं, देखिए मुझे लगता है पार्टी को ध्यान है, थोड़ा आप भी ध्यान दे देते तो बेहतर होता। अब उस समय के कालखंड को आप आज से तुलना कर रहे हैं तो जरा उसके तब के तथ्य और आज के तथ्य देख लीजिए। आखिर क्या कारण हो गया कि कांग्रेस के प्रत्याशी की आप जो है उनका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर देते हैं। हाँ। छोटी छोटी बातों पे, जबकि उसमें जो छोटी छोटी त्रुटियां उसको कैंडिडेट को मौका दिया जाता है कि आपको ठीक कर लीजिए। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस का रिजेक्ट कर दिया। दूसरी बड़ी बात यह कि 8 जो दूसरे कैंडिडेट्स थे वो विड्रॉ कर लेते हैं। बड़े हैरानी की बात है कि मतलब बाकी एक का आपने रिजेक्ट करके और बाकी 8 कैंडिडेट विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कुछ तो काम खराब होगा ना वहां पे। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया तो नहीं है। क्या वजह है कि एक कैंडिडेट विड्रॉ कर रहा है, 2 विड्रॉ कर रहा है, एक भी नहीं टिक रहा है सामने, और जो टिक रहा है सामने उसका आपने उसका रिजेक्ट कर दिया है। तो अब जवाब देंगे, जवाब तो इनको देना होगा, चुनाव आयोग को जवाब देना होगा, और जो अपनी सीरत पे जो ताल ठोक रहे हैं ये जवाब दें कि देश को कौन सी सूरत दिखाना चाह रहे हैं, किस तरफ लोकतंत्र को लेके जाना चाह रहे हैं। हम तो सीधा सीधा स्पष्ट मानना है कि विपक्ष को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए, जिससे भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है। आप विपक्ष के नेताओं को उठा करके अपनी रिवेंज टेकिंग एजेंसी नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड कौन नहीं दे रहा है आपको भाई? अनुज जी, लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होती है? लेवल प्लेइंग फील्ड वो होती है सुचारू कि आप अपने ओपोनेंट्स को बराबर का मौका दें। ये नहीं कि आपके पास अगर सत्ता की चाबी है, कांग्रेस कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को बराबर का मौका नहीं मिला। नीतीश खम्बानी जी ने अपनी खुद की जो उन्होंने प्रस्तावना रखी या उन्होंने जो अपने कागज दिए उसमें नाम उन्होंने गलत लिखे, तो इसमें क्या बीजेपी की गलती है? मैं आपसे पूछ रही हूँ। क्लरिकल एरर्स हो जाते हैं, क्लरिकल एरर्स नहीं है, रिश्तेदारों के नाम डालना क्लरिकल एरर्स होता है, हो जाते हैं, और उसमें क्लरिकल एरर्स नहीं है, ये सोचे समझे एरर्स है। इलेक्शन प्रोसेस में प्रावधान है, कैंडिडेट्स को मौका दिया जाता है अपनी भूल सुधारने का, लेकिन यहां तो मौका ही नहीं दिया जा रहा। मौके की ताड़ में है कि आप कोई भूल सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आप कोर्ट क्यों नहीं गए अभी तक? निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी कोर्ट क्यों नहीं गई? अभी तो जनता की अदालत में पाला बदल चुके हैं सर, आप लोग बैठे रह गए। हम इस तरह से जो जनता की अदालत में वो पाला बदल चुके हैं। कहाँ है आपके नीलेश खम्बानी? कहाँ है वो? कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कहाँ हैं? वो तो पाला बदल गए, वो तो गायब है, वो तो मिल भी नहीं रहे। वो उन्होंने पाला बदल लिया है, पाला बदल कर वो दूसरी तरफ चले गए। यही तो देश में चिंता का माहौल है। अब एक बड़ी तो चिंता का माहौल है कि कैंडिडेट्स गायब हो रहे हैं, कैंडिडेट्स विड्रॉ कर रहे हैं, कैंडिडेट्स का अपना ही नाम गलत लिख रहे हैं और उसके बाद गायब हो रहे हैं और पाला बदल रहे हैं। ऐसा कौन सा ये जादुई छड़ी चल रही है इस देश में कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सब छोड़ करके, अच्छा, जो कैंडिडेट बीजेपी के उनके साथ ना रहे तो उसके लिए क्या वो जिम्मेदार होंगे या आप जिम्मेदार होंगे? मुझे ये बताइए। अगर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार उनके साथ न रहे, दूसरी पार्टी में चले जाए, उसके लिए वो जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार हैं? देखिए, जिम्मेदार तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बताइए कि अभी कौन सी ऐसी जादुई प्रक्रिया चल रही है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को छोड़ करके लोग अचानक नए ये जो है प्रकरण सामने देखने को आ रहे हैं। कैंडिडेट अपना नाम गलत लिख देता है, उसके बाद गायब हो जाता है, शेष बचे हुए 8 कैंडिडेट वो अचानक अपना सारे के सारे नाम वापस ले लेते हैं। तो ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये सब जनता देख रही है, आपके शो को भी जनता देख रही है। और अदालत की आपने बात करी है, अभी चुनाव है, जनता ही सबसे बड़ी जनार्दन है, हम जनता की अदालत में जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने ये बात कही, आप ये बार बार कह रहे हैं। मैं जनता को मैंने इसीलिए शुरुआत में बताई कि सूरत में हुआ क्या है। 4 जून से पहले ही जीत हो गई है बीजेपी की वहां पर सूरत सीट पर। अब जिस तरह से उसके बाद तानाशाही वाली बात राहुल गांधी ने कही, अवधेश जी, राहुल गांधी कह रहे हैं ये तानाशाही है। अब आज जिस तरह प्रधानमंत्री ने उसका जवाब भी दिया, प्रधानमंत्री अपनी रैलियों से वो लगातार उन आरोपों पर भी बोल रहे हैं जो विपक्ष उन पर लगा रहा है। आरक्षण खत्म कर देंगे, तानाशाही ले आएंगे, लोकतंत्र खत्म कर देंगे, चुनाव नहीं होने वाला है, इन सब बयानों पर वो बोल रहे हैं। आज जो गोवा के एक प्रत्याशी का बयान आया, मैं उस पर भी जाऊंगी, जिसमें वो कह रहे हैं कि संविधान अलग होना चाहिए, गोवा के लिए अलग एक परिपाटी थी, उसे वापस लाना चाहिए, देश के साथ नहीं। अब ये वाला बयान संविधान खत्म करने वाला है या वो वाला बयान? पहले तो सूरत पर देखिए, 1989 से सूरत भारतीय जनता पार्टी के पास थी, कभी वो चुनाव हारी नहीं।
तो ये तो मुझे नहीं लगता है कि वो चुनाव में हारने का डर होगा, क्योंकि गुजरात का कोई जिला नहीं है जहां आधा से ज्यादा कांग्रेस के लोग भाजपा में शामिल ना हो गए हों, बल्कि प्रखंड की मैं बात कर सकता हूं, वही हालत मध्य प्रदेश में है। दूसरी बात है कि अभी तक देखो 35, मेरे पास जो एक लिस्ट है, 35 लोग 1951 से लोकसभा में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। और आपने भी यहाँ डिबेट किया था जब डिंपल यादव 2021 में निर्विरोध ही तो निर्वाचित हुई थी, तो उस समय तो तानाशाही नहीं थी जब डिंपल यादव कन्नौज से निर्विरोध निर्वाचित हो गई थी। अनेक नाम है ये, अब उसकी जांच हो सकती है, लेकिन जब वो जो कैंडिडेट ही बीजेपी में जाने के लिए तैयार है, तो कांग्रेस को तो इसका आत्ममंथन करना चाहिए कि हमारी पार्टी की ऐसी कैसे दशा हो गई कि एक आदमी लोकसभा चुनाव में खड़ा है, उसका नामांकन गलत साबित हो जाता है, बीजेपी का उम्मीदवार जीत जाता है और वो बीजेपी में शामिल होने के लिए चला जाता है। तो आखिर क्या हालत है इस देश में कि अयोध्या में रामलला की, देखिए अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सबसे पहला विद्रोह गुजरात से शुरू हुआ था, जब अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि पूरा देश इस पर प्रसन्न है, उत्साह मना रहे हैं और कांग्रेस पार्टी इसकी विपरीत है, इसके साथ मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद से 5,000 10,000 लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं। तो उसका एक बड़ा कारण यही है कि जो राहुल गांधी जो इस समय कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप आ जाएगा, लोकतंत्र चला जाएगा, संपत्ति का सर्वे करा देंगे, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष रूप से जो घोषणाएं हैं कि इनका पर्सनल लॉ लागू रहेगा, इन समुदायों से बातचीत करके हम पर्सनल लॉ पर जो है रिफॉर्म करेंगे, तो उसके कारण एक पूरा रिजेंटमेंट है कांग्रेस के अंदर कि देश हिंदुत्व की ओर है, देश हिंदुत्व अभिप्रेरित राष्ट्र भाव की ओर है, और हमारी पार्टी अल्ट्रा लेफ्टिस्ट अल्ट्रा सोशलिस्ट के चक्कर में पड़ के क्या क्या घोषणाएं कर रही हैं। तो वो इस समय जो है उसके कारण सारा कुछ हो रहा है, ये अपने आप नहीं हो रहा है। ये कोई कहे कि कोई दबाव डाल के हो रहा है, मैं ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं कि आज कोई साधारण आदमी को भी दबाव डाल करके और इस प्रकार से विवश कर दिया जाए। पर ये कहना कि वहां पर मैं एक बार आपके पास आ रही हूं संजीव कौशिक जी, क्योंकि ये बात बार बार कही जा रही है और ये अब ऐसा लग रहा है कि विपक्ष सारे इस पर टूट पड़े हैं, सारे नेता इस पर टूट पड़े हैं। वहां जो हुआ, क्योंकि प्रेम शुक्ला जी यहां बैठे हुए हैं, ये अगर वहां सूरत में बीजेपी जीत जाए तो वो मोदी तानाशाह हो गए, अगर आपके नेता को इंसुलिन जेल में ना मिले तो मोदी तानाशाह हो गए, मतलब हर चीज का ठीकरा नरेंद्र मोदी पर फोड़ दो, ये तानाशाही हो रही। सुचारिता, आप इसको सही ठहराने का प्रयास कर रही हैं क्या? मैं सवाल पूछ रही हूँ, हर चीज के लिए मोदी जिम्मेदार है क्या? वो भी सही ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। किसको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कांग्रेस प्रत्याशी के पर्चे किस तरह से रद्द कर दिए गए और बाकी तमाम लोगों का हृदय परिवर्तन हो गया। उन लोगों ने रद्द हुआ क्यों है? विड्रॉ कर लिया, उन लोगों ने भी विड्रॉ कर लिया। देखिए, दरअसल एक हारे हुए पार्टी ने अपना चाल चलना शुरू कर दिया है। देश के प्रधानमंत्री की जब भाषा आप सुनेंगी ना, तो गिरती हुई भाषाई मर्यादा बता रही है। वो बात क्या कर रहे हैं? वो गहने चुरा, मंगलसूत्र चुरा के बेचने की बात वाले, मतलब किस स्तर की भाषा हो रही है? अभी योगी जी को हम सुन रहे थे, वो आगे पुराने लय पर वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। शरीयत से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा हिंदुस्तान। किसने कहा? बताइए, नाम बताइए। डंके की चोट पे मैं कह रहा हूं कि बताइए आप लोगों को, कौन बोल रहा है? अपने मन में जो कपोल कल्पित कहानियां आएंगी उसके आधार पर समाज को बांटने का प्रयास करेंगे। आपने कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा है? मैंने हाँ पढ़ा। कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा है, उसमें पर्सनल लॉ और उसमें ये बात कही गई है कि नहीं कही गई है कि अपने पहनने का तरीका, कपड़े पहनने, अपनी मर्जी से कपड़े पहनेंगे, अपनी मर्जी से खाएंगे, अपनी मर्जी से आप जो पर्सनल लॉ की बात है वो कही गई है। तो क्या देश में ये हो नहीं रहा था? अपनी मर्जी से कपड़े नहीं पहन रहे थे? नहीं तो कपड़े पहनने की आजादी कहाँ नहीं थी भाई? मैं तो ये पूछ रही हूँ, कपड़े पहनने की आजादी इस देश में नहीं थी कि इसे मैनिफेस्टो में लिखकर देना पड़ रहा है? ये पूछ रही हूँ आपसे संजीव जी। आप क्या किसी से पूछकर कपड़े पहनते हैं? इसके बाद आएंगे आप किसी से पूछकर कपड़े पहनते हैं क्या? पार्टी से एक बार पूछ लीजिए कि इसके बाद आएंगे तो पूर्वोत्तर पर ध्यान देंगे, इससे पहले ध्यान नहीं देने की जरूरत थी। डबल इंजन की सरकार। मैनिफेस्टो की बात कर रही हूँ मैं भी मैनिफेस्टो की ही बात कर रहा हूँ। ये बातें कहने की जरूरत क्या पड़ी है? आप एक तरफा एक भाषा का स्तर